हेलो दोस्तों। मार्च 2014 में सुज़लॉन एनर्जी ने अपना एक बिजनेस 2000 करोड़ रुपीस में बेचा, जो उसकी अपनी बुक्स में उस बिजनेस की वैल्यू का लगभग 26 गुना था। ये एक अच्छी सेल तो होती अगर खरीदने वाला कोई बाहर का इन्वेस्टर होता, लेकिन वो उन्हीं की सेटअप की हुई एक सब्सिडियरी थी। एक ऐसे साल में जब उनका ग्रुप पैसे खो रहा था, कंपनी ने लगभग 1923 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक कर लिया। 29 मई 2026 के एक ऑर्डर में सेबी ने उस सेल और ऐसे ही कुछ दूसरे डील्स को देखा और उन्हें वही कहा जो ये थे, एक ऐसी कंपनी को असलियत से बेहतर दिखाने का एक तरीका जो कोलैप्स के कगार पर खड़ी हो। आप शायद सुज़लॉन को इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरीज में से एक जैसे जानते होंगे। एक विंड एनर्जी कंपनी जो पेनी स्टॉक बन गई थी और वहां से रास्ता बनाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपीस की जायंट बन गई। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इस कंपनी ने अपने आप को इस पोजीशन तक लाने के लिए वक्त खरीदा। सबसे पहले हम सुज़लॉन की हिस्ट्री और इसके सर्वाइवल के स्ट्रगल समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे ये कंपनी खुद को ही बिजनेसेस बेचती है। हम ये भी देखेंगे कि सुज़लॉन ने ऐसा और कब कब किया था। एंड में हम ये भी देखेंगे कि सुज़लॉन को सेबी ने कैसे पकड़ा। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये समझने के लिए कि वो अपने बुक्स को क्यों मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको ये समझना होगा कि सुज़लॉन बंद होने के कितने करीब पहुंच गई थी। सुज़लॉन को 1995 में तुलसी तंती ने शुरू किया था, जो एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी फैक्ट्री की पावर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विंड एनर्जी में एंटर किया। वहां से उन्होंने कंपनी को 2000s में दुनिया के सबसे बड़े विंड टर्बाइन मेकर्स में से एक बनाया। उन्होंने ये एक रिस्की तरीके से किया और बाहर की कंपनीज को खरीदने के लिए बहुत सारा डेट लिया, जिसमें सेनवियन नाम की एक जर्मन टर्बाइन मेकर भी शामिल थी। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। कंपनी के ओवरसीज मार्केट्स फ्रीज हो गए और ऑर्डर्स आने भी बंद हो गए। जब दुनिया डूब रही थी तो किसी को टर्बाइन्स नहीं चाहिए थे, लेकिन उनका डेट कहीं नहीं गया। 2010 की शुरुआत तक सुज़लॉन पर बैंक का 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डेट था। हालात बहुत खराब थे और इसीलिए 2013 में उसके लेंडर्स ने कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग या सीडीआर के साथ एंट्री की। उन्होंने इफेक्टिवली उसे बैंकरप्सी में भेजने के बजाय ज्यादा वक्त और काफी आसान कंडीशंस दी। मार्च 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर 19 बैंक्स के कंसोर्टियम ने सुज़लॉन के लगभग 9,500 करोड़ रुपीस के डेट को रीस्ट्रक्चर किया। लेकिन उस रेस्क्यू के साथ कुछ कंडीशंस थे। सुज़लॉन को एसेट्स बेचने थे, नया पैसा रेज करना था और मेनली अपनी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा बुरा दिखने से बचाना था। उनकी नेटवर्थ, यानी वो पैसा जो सब कुछ बेचने और सारे डेट्स चुकाने के बाद बचेगा, वो जीरो से नीचे नहीं जा सकता था। अगर ऐसा होता तो रीस्ट्रक्चरिंग के कंडीशंस टूट जाते और पूरा अरेंजमेंट बिखर जाता। ये सुज़लॉन के लिए एक एग्जिस्टेंशियल मामला बन गया था। भले ही बाकी बिजनेस कैसा भी चल रहा हो, उन्हें अपने अकाउंट्स अच्छे चाहिए थे और नेटवर्थ को पॉजिटिव रखना जरूरी था। और इसीलिए 2014 में सुज़लॉन ने अपना ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आर्म बेच दिया। ये वो यूनिट है जो विंड टर्बाइन्स के इंस्टॉल होने के बाद उनकी सर्विसिंग करता है। ये बिजनेस सुज़लॉन की अपनी बुक्स पर लगभग 77 करोड़ रुपीस का था। लेकिन फिर सुज़लॉन ने इसे एक ही बार में सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज को 2000 करोड़ रुपीस में बेच दिया। सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज सुज़लॉन की ही एक होली ओन्ड सब्सिडियरी थी। किसी तरह कंपनी को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करके उन्होंने 1923 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज इसका कोई भी हिस्सा पे कर सकती। वो एक कागज पर लिखे नाम से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उसके एसेट्स मुश्किल से 4 लाख रुपए के थे। अगले कई सालों में वो किसी तरह सुज़लॉन के बैंक अकाउंट्स में 700 करोड़ रुपीस भेजने में कामयाब रही। इसके बाद भी 1300 करोड़ रुपीस अनपेड रह गए और इसीलिए कंपनी ने एक चाल चली जिससे इफेक्टिवली ये लगे कि सारा पैसा पे हो चुका है। मार्च 2017 के कुछ दिनों में सुज़लॉन और उसकी सब्सिडियरी ने अपने अकाउंट्स के बीच पैसे को गोल गोल घुमाया। वही फंड्स बाहर जाते और फिर सीधे वापस आ जाते। बार बार हर एक लूप को एक पेमेंट जैसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। सोचो, मैं आपको एक 100 रुपीस का नोट दूं और फिर उसे तुरंत वापस मांग लूं। बार बार हर बार जब आप मुझे नोट देते हैं, मैं लिखता हूं पेड 100 रुपीस और वो नोट आपको वापस दे देता हूं। अगर हम ये बार बार करें तो कागज पर मैं आपसे कोई भी रकम पे करवा सकता हूं, भले ही आखिर में मुझे पैसे मिले हों या नहीं। सुज़लॉन ने बिल्कुल यही किया। ऑब्वियसली इससे सुज़लॉन का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, लेकिन वो कभी इनका गोल था ही नहीं। गोल तो उनके अकाउंट से एक अजीब लाइन आइटम को हटाना था। उन सारे सालों में सुज़लॉन की बुक्स के मुताबिक उसकी सब्सिडियरी से उसे 1300 करोड़ रुपीस मिलने बाकी थे। इस सर्कुलर एक्सरसाइज ने सुज़लॉन को वो लाइन इरेज करने दिया। ऑन पेपर पुरानी सेल क्लोज हो गई।
सुजलॉन ने बस उस साल अपनी सब्सिडरी को रूटीन लोन्स में 1300 करोड़ रुपीस दे दिए और उससे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीद लिए। अब पुरानी बातें बीती बातें थी। सुजलॉन ने कामयाबी से 1923 करोड़ रुपीस का पेपर प्रॉफिट बुक कर लिया था और नए लोन्स एक ऐसी चीज थी जिससे बाद में निपटना था। लेकिन ये सब झंझट क्यों किया गया? अपनी नेटवर्थ को जीरो पर पहुंचने से बचाने के लिए। बिल्कुल अगले साल सुजलॉन ने उन एसेट्स में 6000 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया जिन्हें उन्होंने आखिरकार इम्पेयर्ड मान लिया था। अगर उन्होंने सही समय पर अपनी नेटवर्थ को बढ़ाया ना होता तो उस इम्पेयरमेंट ने उनकी नेटवर्थ को जीरो से नीचे पुश कर दिया होता। इससे कंपनी की डेट रिस्ट्रक्चरिंग की शर्तें टूट जाती, उसके सारे लोन्स तुरंत चुकाने पड़ते और सब कुछ बिखर जाता। अब अगर सुजलॉन ने ऐसा सिर्फ एक बार किया होता तो बात अलग थी। सेबी के लिए हालांकि बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जल्दी ही एक पैटर्न बन गया। जैसे 2015-16 में इसने सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज, जो पिछले डील में बायर थी, इसके अपने शेयर्स एक और सब्सिडियरी सुजलॉन स्ट्रक्चर्स को बेच दिए। इससे लगभग 830 करोड़ रुपीस का एक एक्स्ट्रा पेपर प्रॉफिट आया। फिर वो और भी क्रिएटिव हो गए। जैसे मान लो कि कंपनी की एक डच सब्सिडियरी थी जिसे एक लोन की जरूरत थी। उस लोन को गारंटी करने के लिए सुजलॉन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4050 करोड़ रुपीस का एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए कहा। अगर कभी डिफॉल्ट होता तो लेंडर्स पैसे के लिए एसबीआई के पास जाते, जो बदले में इसे सुजलॉन से रिकवर करता। 2016-17 में सुजलॉन ने इसे अपने बुक्स में ईमानदारी से एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया। ये वो पैसा था जो सिचुएशन खराब होने पर उन्हें देना पड़ सकता था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे उनके बुक्स से गायब होने लगा। अगले साल ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बन गया और इसे चुपचाप कंटिंजेंट लायबिलिटी से हटा दिया गया। लेकिन इसका बिल अक्टूबर 2019 में आने वाला था जब सब्सिडियरी लोन पर डिफॉल्ट कर गई। ऐसी ही चीजें बार बार होती। जैसे उनकी एक सब्सिडियरी एसी फोर्ज की वैल्यू उनके बुक्स में बदलती रहती थी। एक साल उन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन किया और उसे एसेंशियली वर्थलेस डिक्लेयर कर दिया। अगले साल जब वो पैसे रेज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिजनेस रिकवर हो गया है और उसकी वैल्यू को वापस जोड़ दिया। बाद में उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को फिर से राइट डाउन कर दिया। सुजलॉन ने एसी फोर्ज को लोन्स भी दिए थे, लेकिन कुछ अकाउंटिंग ट्रिकरी के साथ वो लोन्स इन्वेस्टमेंट्स में बदल गए। या सुजलॉन गुजरात विंड पार्क लीजिए। सुजलॉन ने कंपनी में 1200 करोड़ रुपीस का नया कैपिटल इन्वेस्ट करने का क्लेम किया, लेकिन वो सारा पैसा गोल घूमकर वापस आ गया। इस बीच सिर्फ 10 दिन बाद वो 1200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट दूसरी सब्सिडियरी को 192 करोड़ रुपीस में बेच दिया गया। जैसे जैसे ये एलिगेशंस लगते गए, सुजलॉन ने टेक्निकलिटीज का सहारा लेने की कोशिश की। हर केस में उन्होंने रेप्यूटेबल वैल्यूअर्स अपॉइंट किए थे और उन डील्स को अपने बोर्ड और शेयर होल्डर से अप्रूव करवाया था। सब कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज किया गया था। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने अपनी अप्रूवल भी दी थी। सब कुछ थरोली स्टैम्प्ड और साइंड था, लेकिन सेबी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर आप अपने बुक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सारी प्रोसीजर्स को ध्यान से फॉलो किया था या नहीं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी आखिरकार एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन गई और किसी इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ। आप अपने अकाउंट से लोगों को मिसलीड नहीं कर सकते, भले ही आपका पेपर वर्क कितना भी इंप्रेसिव क्यों ना हो। वैसे सुजलॉन ऑलमोस्ट इस सब से पूरी तरह बचकर निकल गई थी। सेबी ने इस मामले को पहले भी देखा था। 2019 में इसने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक फॉरेंसिक ऑडिट मांगा और सुजलॉन के एग्जीक्यूटिव से एक्सप्लेनेशन भी मांगा। लेकिन पिछले साल सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उन सभी को क्लियर कर दिया। उन्होंने कोई वायलेशन नहीं पाया और कोई पेनल्टी नहीं लगाई। मामला खत्म दिख रहा था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। सेबी भले ही रेयरली यूज करती है, लेकिन इसके पास ये पावर है कि वो अपने ही ऑफिसर्स के डिसीजन को रीओपन और रिवाइज कर सके अगर वो उन्हें गलत और मार्केट के लिए डैमेजिंग पाती है। वो क्लीन चिट सही नहीं लग रही थी। सेबी ने उसे हटाया और सिचुएशन को ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से देखा। लेकिन उस पूरे ड्रामा के लिए फाइनल बिल काफी छोटा है। सेबी ने पांचों पार्टीज पर टोटल लगभग 28.95 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया। कोई मार्केट बैन नहीं है और पुराने अकाउंट्स को फिर से रीडू करने की कोई डिमांड नहीं है। सुजलॉन अब लगभग 80,000 करोड़ रुपीस की एक कंपनी है जो साल में 2,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा कमा रही है। ये फाइन उनके लिए एक राउंडिंग एरर जैसा है। शायद यही वजह है कि जब ऑर्डर रिलीज हुआ तो स्टॉक मुश्किल से हिला। 30 करोड़ रुपीस की एक छोटी रकम के बदले सुजलॉन ने खुद को इतने समय तक जिंदा रखने में कामयाबी पाई कि वो इस हालत से निकल सके और तब तक सरवाइव कर सके जब तक रिन्यूएबल्स इंडस्ट्री आखिरकार चल ना पड़े। 2022 और 2023 में इसने राइट्स इशू के थ्रू 1200 करोड़ रुपीस का एक्चुअल इक्विटी रेज किया, जहां शेयर होल्डर्स ने रियल कैश डाला। उसने उस पैसे का इस्तेमाल अपने डेट को हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए यूज किया।
फाइनली कंपनी की नेटवर्थ जेन्युइनली पॉजिटिव थी। 2020 में जब कंपनी सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी तो स्टॉक सिर्फ 1.58 रुपीस का था। किसी भी इन्वेस्टर ने जिसने तब इसे खरीदा था उन्होंने अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई किया जब स्टॉक हाई 50s तक पहुंचा। जो भी हो, कंपनी सेबी के ऑर्डर को सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगी। ये इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का एक अगला चैप्टर होगा। आपको क्या लगता है, क्या सुज़लॉन पे लगा फाइन फेयर है? एपलेट ट्रिब्यूनल में रिजल्ट क्या होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।